theory of demand and supply. This is our today's very important topic. ठीक है, इंस्टीट्यूट बच्चे इसमें से क्वेश्चन पक्का पूछेगा आपसे, बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा। अच्छी वेटेज है चैप्टर की। और चैप्टर में बढ़ने से पहले बेटा एक बेसिक टर्म का पता होना बड़ा जरूरी है कि व्हाट इज एक्चुअली डिमांड। डिमांड है क्या, है ना? क्योंकि बेटा आम बोलचाल की भाषा में तो हम किसी भी चीज को डिमांड कहते हैं। सोचो आप, आम बोलचाल की भाषा में तो मेरे बच्चों हम किसी चीज को भी डिमांड कहते हैं। किसी चीज को भी डिमांड से क्या मतलब? किसी चीज को भी डिमांड से ये मतलब बच्चों की, जैसे मैं आपसे कहूं मेरे को कोई चीज खरीदने की इच्छा है, आम बोलचाल में कहते हैं मेरे को उसकी डिमांड करनी है ना? मैं उस चीज को खरीद के ले आया। आम बोलचाल की भाषा में तो बेटा इसको कह सकते हैं मैंने उस चीज की डिमांड कर दी। है बच्चों, मेरी बात समझ रहे हो? तो आम बोलचाल की भाषा में तो बेटा डिमांड का मतलब कुछ भी वो जो खरीदना चाहता हूं, जो खरीद के अपने घर ले आया, ये सब चीजें डिमांड है आम बोलचाल में तो। लेकिन जब बच्चों हम बात इकोनॉमिक्स पे करते हैं, अब ध्यान देना बेटा, जिनके पास इकोनॉमिक्स नहीं थी वो थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। जब हम बात इकोनॉमिक्स पे करते हैं ना बेटा, तो डिमांड शब्द जो है, मांग, ये शब्द थोड़ा सा मैच्योर्ड शब्द है, बड़ा शब्द है, और इसके मतलब को समझना के लिए हमें कई चीजों को समझना है। मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं। मान लो बच्चों मैं आपसे कहता हूं कि ये अनुराग है, ठीक है जी, ये अनुराग। अब ये कहता है सर मुझको ना एक ये एलईडी खरीदनी है, 32 इंच एलईडी। सोनी ब्रांड की। ये कहता है सर ये ले, ठीक है। इसकी जेब में लेकिन पैसे केवल 2000 रुपए, और बच्चे इस एलईडी का रेट 30,000 रुपए है। अब बड़ी दिक्कत की बात होगी सर, बड़ी दिक्कत की बात होगी। सर कैसे लेके आए? पैसे मात्र 2000 रुपए हैं और चीज खरीदना चाहता है कितने हजार वाली? 30,000 वाली। बड़ी दिक्कत की बात है। तो ये इसका एक इच्छा है कि यार ये काम हो जाए भाई, ये काम हो जाए तो कितना मजा आए, मेरी जेब में पैसे हों और मैं एलईडी खरीदूं। बोलो बेटे, बात समझ में आ रही है बात आपको? यानी ये जो एलईडी, सोनी के एलईडी की बेटा, इसको क्या बोले? अब इसको क्या बोले कि ये सोनी की एलईडी की डिमांड करना चाहता है, डिमांड करेगा, whatever means you can you associate the word demand over here? Beta, no, you can't associate the word demand. You will only say that this is the desire. मात्र इच्छा है भाई, इच्छा है इसकी कि काश पैसे हों और मैं ये टीवी लेकर के आ जाऊं। डिजायर है, ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई आप सब लोगों को? लो अब हम बात आगे बढ़ाते हैं। मैं कहता हूं कि अनुराग के फादर ने अनुराग को कहा, ले मेरे बेटे तू क्या बात करता है, तू पैसे नहीं है, ये छोड़ परे, 2000 तो तू मेरे को दे दे, ये ले, ये तू ले पकड़, 2-2 हजार वाले तू 15 नोट ले, तू ले ले, तू पूरे 30,000 ले। क्या बात कर दी तुम, ये हो गए पैसे भाई, है ना? अब इसकी जो डिजायर है वो बैक्ड विद एबिलिटी है, यानी अब ये एबल भी हो चुका है खरीदारी करने के लिए। तो अब जो टर्म बन गई ना बेटा, इस टर्म का नाम है वांट। क्या टर्म है बेटा? वांट। व्हेन डिजायर इज बैक्ड विद
ability. When desire is backed with ability, जब ये डिजायर जो है इसकी वो एबिलिटी भी, एबिलिटी के साथ बैकअप मैचअप हो गई है, ठीक है, इच्छा भी थी पैसा भी है, इच्छा भी थी पैसा भी है, वांट बन गई, ये हो गई वांट। लेकिन बच्चों अभी तक भी मैंने शब्द वो नहीं लिखा जो शब्द मेरे को, जिस शब्द के बारे में हम बात कर रहे हैं, शब्द कौन सा है? डिमांड। काफी मैच्योर्ड शब्द है भाई, ये काफी बड़ा शब्द है डिमांड। अभी तक भी हम डिमांड पे साइलेंट है, ठीक है बच्चों। 2 मिनट रुक जाओ बस, अभी करते हैं, 2 मिनट के बाद बात हो। हाँ जी, तो बच्चों want when desired is backed with ability, ठीक है, जब हम काबिल हो जाएं, जब हमारे पैसे हो जाएं, जब हमारी परचेसिंग पावर हो जाए, हम कहते हैं सर ये तो हम एबल भी हो गए। लो जी, बात बन गई सर, ये तो हम, हमारी इच्छा भी थी और हमारी एबिलिटी भी हो गई। तो अब डिजायर से हम अगले स्टेप पे पहुंच गए। द फर्स्ट स्टेप वाज डिजायर, द फर्स्ट स्टेप वाज डिजायर, द सेकंड स्टेप इज वांट। नाउ आई कन्वर्टेड माय डिजायर इनटू वांट, बट द थर्ड स्टेप, बेटा डिमांड तब तक अधूरी है जब तक आप उसको विद रेफरेंस ऑफ प्राइस, मींस क्या मतलब, जब तक आप उसका प्राइस के साथ कनेक्शन नहीं करते तब तक डिमांड अधूरी है। मतलब बेटे मेरी एक छोटी सी बात समझो, मैं आपको बोलता हूं कि मेरे को 10 किलो चीनी खरीदनी है, शुगर खरीदनी है। बेटा ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स, बिकॉज इफ यू आर डिस्कसिंग अबाउट सम क्वांटिटी यू हैव टू कनेक्ट इट विद द प्राइस। मींस मुझे ये कहना पड़ेगा कि मुझे 10 किलो चीनी, 10 kg शुगर खरीदना है एट द प्राइस ऑफ 45 रुपी पर केजी। मुझे 20 किलो वीट खरीदना है एट द प्राइस ऑफ 25 पर केजी। मुझे 2 kg राइस खरीदना है एट अ प्राइस ऑफ 100 रुपी केजी। What I want to say, if you are determining, if you are explaining any quantity, you have to attach with it price if you want to explain it with demand. अगर आप डिमांड टर्म को एक्सप्लेन करना चाहते बच्चों, तो प्राइस के साथ कनेक्शन जोड़े बगैर आप काम नहीं बढ़ा सकते, यानी प्राइस के साथ कनेक्शन भी आपको उसका जोड़ना होगा। और कई बार ऐसा भी देखने में आता है, बेटा मैं इस एग्जाम्पल को, जो एग्जाम्पल मैं चला रहा था, इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूं कि अनुराग जिसकी इच्छा है सोनी का एलईडी लेने का, पैसे उसके फादर ने दे ही दिए हैं उसको, जेब में 30,000 रुपए लेके खड़ा है, शोरूम पे खड़ा है, ठीक है। पहली बात, पहला एलिमेंट पूरा बेटा डिजायर, दूसरा एलिमेंट पूरा है वांट, ठीक है, डिजायर भी पूरा है, वांट भी पूरा है। अभी जब शोरूम वाले ने टीवी दिखाया कि सर ये देखो सर ये हमारा सोनी का टीवी है सर, 30,000 रुपए का, 32 इंची है। इसने टीवी प्ले करके देखा, टीवी बहुत बढ़िया लगा, मजा आ गया, वाह मजा आ गया। इसने कहा भाई दूसरा ब्रांड, दूसरा भी था सर, सैमसंग भी था, इसने कहा ये भी प्ले कर दो, सैमसंग प्ले किया, सैमसंग 24,000 रुपए का था। इसने कहा और कोई ब्रांड प्ले कर दिया, माइक्रोमैक्स 20,000 रुपए का था। लो जी सर, ठीक है। फिर इसने और कहा भाई और एमआई का प्ले कर दो, एमआई का 13,000 रुपए का था। इसने कहा सर ये हो क्या रहा है, ये क्या हो रहा है, जो चीज सोनी में 30,000 रुपए की एमआई 13,000 की दे रहा है, ठीक है, दूसरा ब्रांड वो 20,000 रुपए की दे रहा है, कोई 25,000 रुपए की दे रहा है। बेटे इसके दिमाग में देखो देखो दोनों बातें हैं। घर से क्या मन बना के गया था, डिजायर किस चीज की थी, सोनी की, ठीक है। बात वहां पैसे पे जाके अटक ना जाए, जेब में 30,000 रुपए भी लेके गया, दोनों शर्तें पूरी हुई पड़ी हैं। दे के मन चाहे तो दे के भी पैसे दे के ले सकता है। लेकिन बच्चों हम लोग जो है ना, हम लोग रैशनल कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, हर इंसान रैशनल कंज्यूमर होता है। अब इसके मन में ये बात नहीं आ सकती बेटा, क्या आप मुझे बताओ, ये बात नहीं आ सकती कि 30,000 रुपए सोनी पे खर्च करने से तो अच्छा मैं 15-17,000 रुपए का एलईडी ले लूं, बाकी पैसे बच जाएंगे, बाकी पैसे का कुछ और खरीद लूंगा मैं। अगर दोनों में फीचर वाइज कोई बहुत बड़े डिफरेंसेस नहीं है, ठीक है ना, अगर इसका साउंड के साथ कोई बहुत गहरा जो है इसको जो है उससे कोई लगाव नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि सोनी का टीवी में साउंड सिस्टम तो अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो सैमसंग में पिक्चर क्वालिटी अच्छी मिलेगी, तो हर एक टीवी की अपनी कुछ स्पेशलिटी हो सकती है। तो इसने मोल तोड़ के ये बात समझ में आ रही है कि यार नहीं, 30,000 रुपए नहीं खर्चने। लो बेटे फिर डिमांड कहां से पूरी हो गई सोनी के टीवी,
आप बात को समझो, सोनी के टीवी की डिमांड तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक तीसरा टॉपिक भी कनेक्ट नहीं होता, विद रेफरेंस ऑफ प्राइस। मतलब उसको जब तक उस टीवी का रेट पसंद नहीं आता, ठीक है, और गिवन पॉइंट ऑफ टाइम और एक पर्टिकुलर समय को भी कनेक्ट करना जरूरी होता है। मैं एग्जांपल के साथ बताता हूं बेटा। एक्चुअली क्या होता है, डिमांड की डेफिनेशन में आपको टाइम का कनेक्शन भी जोड़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एट द डिफरेंट टाइम्स, मेरी बात समझना जो मैं बात बोल रहा हूं, एट द डिफरेंट टाइम्स बट एट द सेम प्राइस द डिमांड में वेरी। अलग अलग समय पे, ठीक है, एट द डिफरेंट टाइम्स, दो अलग अलग समय पे, बट एट द सेम प्राइस, एक ही रेट पे एक चीज की डिमांड अलग अलग हो सकती है। सोचिए बच्चों, आप बिल्कुल हो सकती है। आप कहेंगे सर नहीं ऐसे नहीं हो सकता, क्या बात कर दी आपने, एक चीज जिसका रेट सेम है, समय बदल गया तो हम डिमांड कैसे बदल देंगे? बेटे आप मेरी बात को एग्जांपल के साथ लो, आपको समझ में आएगी बात। मान लीजिए आप मूवी देखने गए हैं, ठीक है, मान लीजिए आप मूवी देखने गए हैं और आपने इंटरवल तक मूवी देखी और इंटरवल हो गया जी 1.5 घंटे के बाद, प्यास लगी बड़ी जोर की, ठीक है बेटा। अभी आप उसके वहां पे गए, काउंटर पे गए, ठीक है, उनकी कंटीन काउंटर पे गए, आपने कहा भाई पानी की बोतल, पानी की बोतल, उसने कहा भाई ये लो पानी की बोतल लो, 40 रुपए की है, मात्र 40 रुपए की। आपको बहुत अच्छे से पता है कि बॉटल 15 रुपए से ऊपर की नहीं है, 10-15 रुपए की है, और बेच कितने गिरा है, यानी चेप कितने गिरा है, 40 रुपए की। अब बेटा आपकी भी मजबूरी है, सोचो आप, आपकी भी मजबूरी है। अगर पानी के चक्कर में बैठे रहे तो पिक्चर एंजॉय नहीं होगी, फिर फायदा ही क्या हुआ, है ना? थोड़ा रिलैक्स होकर तो बंदा बैठेगा ही बैठेगा। तो भाई वो जानते हुए भी कि 10-12 रुपए का सामान है वो पानी का, पानी की जो बॉटल है, आप उसके कितने पैसे खर्चने को तैयार हो वहां पर? 40 रुपए, क्योंकि आप वहां पर मजबूरी में फंस गए हो। मेरी बात समझ रहे हो बेटा? और आपने मान लो सुबह 12 बजे आप मूवी में हो, इंटरवल में आपने वो 10 वाली बॉटल 40 रुपए की खरीद डाली, मजबूरी क्या करेगी, खरीद ली, दिल पे पत्थर रख के आपने 40 रुपए भी दे दिए उसको, ले यार तू ले, क्या याद रखे, लो हो गए। ठीक है बेटे, अभी आप अपने घर आ गए हो, ठीक है, शाम का अच्छा वाला टाइम है, 6 बजे का, प्यास फिर लग गई आपको। बाहर बॉटल वाला खड़ा है, बिस्लरी की बॉटल वाला, 10 रुपए वाली बॉटल आपको 10 रुपए की दे रहा है। अभी देखो कुछ नहीं कुछ नहीं आपसे, कुछ जो है छुपा रहा, कुछ नहीं आपसे एक्स्ट्रा मांग रहा। कितने वाली कितने की ले रहा है? 10 वाली ही आपको 10 की दे रहा भाई। अब बेटे आप 10 वाली 10, 10 वाली 40 की, क्या 10 वाली 10 में मिल रही है, 10 वाली 10 में भी नहीं लोगे, है ना? आप कहोगे भाई मेरा घर पास है, मैं तो घर जाके फ्री में ही नहीं पानी पी लूंगा, तेरी 10 रुपए की बोतल का अब मेरे को क्या करना है? बोलो बेटी, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपने सुबह 10 के 40 की भी इंतजार करी? नहीं। और अब के 10 के 10 में भी नहीं चीज खरीद रहे हो आप। रीजन, क्योंकि समय बदल गया है, टाइम चेंज हो गया है, टाइम के चेंज होने से आपकी सिचुएशन चेंज हो गई है, और डिफरेंट सिचुएशंस में एक कंज्यूमर का परचेसिंग पैटर्न डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे वो वाली बात देखो, अब आप लागू करके देखो, एट द डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, 12 बजे 6 बजे, एट द सेम प्राइस। अभी मैं अगर यहाँ 40 रुपए कर दूं, अब तो आप कहो कि सर लेना तो बहुत दूर की बात है, 2 लगा भी दूंगा मैं उसको, अरे 10 वाली 40 की बेच रहा है, ब्लैक कर रहा है, तेरे को पकड़ पाऊं। बोलो है कि नहीं बेटा? लो मैं प्राइस 40 रुपए कर दिया, अब तो मतलब ही नहीं, ले जाओ आप उससे बॉटल, ठीक है, अभी तो मैं 10 की 10 बेच रहा था, 10 की 40 कर दी मैंने, सुबह वाला रेट कर दिया। तो सुबह वाला रेट करने के बाद में तो इम्पॉसिबल हो गया मामला। मतलब एट द डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, एट द सेम प्राइस द डिमांड वेरीज। ठीक है ना? आपका परचेसिंग पैटर्न वेरी करता है। कहने का मतलब है समय का कनेक्शन जोड़ना भी डिमांड के साथ बड़ा जरूरी है बच्चों, ठीक है ना? गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, इसको भी अटैच करना पड़ेगा। जब इन सारे पैटर्न्स को आप ज्वाइन करते हो और आप जितनी क्वांटिटी एक प्रोडक्ट की खरीदने को तैयार हो जाते हो, जैसे कि अनुराग अपने घर से निकला 30,000 रुपए जेब में डाल करके, इसकी मन के अंदर एक बिल्कुल दृढ़ इच्छा है, मुझे तो सोनी का एलईडी खरीदना है भाई साहब, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। गया शोरूम वाले को बोला, हाँ भाई कितने का है? सर 30,000 रुपए का, प्ले करके दिखाओ। प्ले करके देखा, डिजायर भी है, वांट भी है, ठीक है, उससे रेट पूछा,
सर 30,000 रुपए, कोई बात नहीं भाई, 30 भी खर्चूंगा इस पे, लेना सोनी का ही है। लो जी, विद रेफरेंस टू प्राइस, प्राइस का कनेक्शन भी जुड़ गया, और ये काम इसने दोपहर को 2 बजे किया, टाइम का कनेक्शन भी जुड़ गया, और इसने पैसे दिए, टीवी लिया, टीवी को लोड कराया, अपने घर आया, इंस्टॉल करा लिया। डिमांड उस समय हो गई थी जिस समय इसने शोरूम वाले को पैसे दे दिए थे। बच्चे सारे कनेक्शन, सारा सिस्टम सेट हो गया था, पूरा एग्जाम्पल में डिमांड कनेक्ट हो गई थी। इज दैट ओके? तो बच्चे डिमांड को समझने के लिए बच्चों आपको इन सब बातों को समझना पड़ेगा। आइए जरा इधर, डिजायर को समझना पड़ेगा। डिजायर तो कुछ नहीं है, डिजायर तो बेटा मेयर ए विश, सिर्फ किसी चीज की इच्छा, पता नहीं पैसे हैं कि नहीं, लेकिन वांट बैक्ड विद एबिलिटी एंड विलिंगनेस। ठीक है, जब मैं इस चीज पे, उस पे खरीदारी भी करना चाहता हूं और मैं एबल भी हूं, तो वो चीज हो गई वांट। और तीसरा, प्राइस के साथ कनेक्शन, और चौथा, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे आप जाकर के प्रोडक्ट को खरीद लो। तो अगर आप कहते हैं कि ये सारा का सारा मैटर पूरा है, तो एलिमेंट्स डिमांड के कंप्लीट हो चुके हैं। और अब मैं जितने यूनिट्स खरीदता हूं, जैसे इसने कितनी यूनिट खरीदी, 1 एलईडी, सो दिस इज देयर इज अ डिमांड ऑफ 1 एलईडी एट अ प्राइस ऑफ ₹30,000। ओके, मंडे एट 2 PM, ये डिमांड है। सारे एलिमेंट पूरे होने चाहिए, चारों एलिमेंट पूरे होने चाहिए। आई होप बच्चों आपको बात समझ में आ गई होगी कि डिमांड का असली में मतलब होता क्या है। ओके, अब हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और एक टर्म और सीखते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड क्या है। बच्चों ऐसा होता है, क्वांटिटी डिमांडेड समझने से पहले पहले आप इस टेबल को समझे। देखो, एक कस्टमर के वेरियस परचेसिंग पैटर्न्स हुआ करते हैं एक्चुअली में। कैसे? जब प्राइस बदलती है, प्राइस बदलता है, तो हम अपना परचेसिंग बिहेवियर चेंज करते हैं। ये देखो, इस टेबल के अंदर देखो, when the price is of ₹1, here's the price px, and here is the quantity demanded of toffee, you can say toffee. Okay, so हम कहते हैं कि जब ₹1 रेट है, okay, and somebody wants to buy toffee, Tisha wants to buy toffee, okay, and she says at ₹1 sir I'll buy 5 toffees, क्योंकि टॉफी बड़ी सस्ती है, मुझे 5 लेनी है। ठीक है बेटा, टॉफी का रेट बढ़ गया सर, ₹2 हो गया। नाउ अब उसका परचेसिंग पैटर्न थोड़ा चेंज हो सकता है, क्योंकि प्राइस के बढ़ने पे बच्चों क्वांटिटी डिमांडेड थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि चीज महंगी हो जाएगी, परचेसिंग पावर के थोड़ा बाहर जा रही है, और हमें भी वो चीज थोड़ी महंगी लग रही है। तो ₹2 पे हम 5 नहीं खरीदना चाहते, ये हमारा रैशनल बिहेवियर होता है। हम कितनी चीजें खरीदना चाहते हैं बेटा? 4। ₹3 में कितनी खरीदना चाहते हैं बच्चों? 3। ₹4 में कितनी खरीदना चाहते हैं? सिर्फ 2। और ₹5 पर कितनी खरीदना चाहते हैं? सिर्फ और सिर्फ, केवल और केवल 1 यूनिट हम खरीदना चाहते हैं। बच्चे, मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये बात क्या कहना चाहता हूं मैं, जैसे जैसे किसी चीज का प्राइस बढ़ता चला जा रहा है, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम होती चली जा रही है। अब आप कहेंगे सर अभी आप एक शब्द यूज करते जा रहे थे, डिमांड, एंड नाउ यू आर यूजिंग द वर्ड क्वांटिटी डिमांडेड। एक्चुअली बच्चों क्या डिफरेंस है, सुनो। अगर मैं बोलता हूं ₹4 पे कितनी यूनिट्स खरीद रहा हूं, आप बोलते हो 2। ₹2 पे कितनी यूनिट्स खरीद रही है, आप बोलते हैं 4। बच्चे, एक स्पेसिफिक प्राइस पे, स्पेसिफिक प्राइस पे स्पेसिफिक प्राइस पे आप किसी प्रोडक्ट की जो स्पेसिफिक क्वांटिटी बाय करते हैं, उसको बच्चों क्वांटिटी डिमांडेड बोलते हैं। उसको क्वांटिटी डिमांडेड बोलते हैं। ₹2 के रेट पे 4 यूनिट, क्वांटिटी डिमांडेड है। ₹4 के रेट पे 2 यूनिट, क्वांटिटी डिमांडेड है। एक स्पेसिफिक प्राइस पे एक स्पेसिफिक क्वांटिटी, क्वांटिटी डिमांडेड है। बट द वेरियस ऑप्शंस दैट यू हैव, मतलब वेरियस ऑप्शन कैसे? 1 पे 5 है ना, ये एक ही ऑप्शन थोड़ी ना है। 2 पे 4, 3 पे 3, 4 पे 2, 5 पे 1, ये पूरा का पूरा जो स्केड्यूल है, टेबल है, वेरियस पैटर्न्स हैं, इन सभी पैटर्न्स को, इन वेरियस पैटर्न्स को
बच्चों डिमांड कहते हैं। ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ना, इन वेरियस ऑप्शन को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? डिमांड। और इन सभी ऑप्शंस में से स्पेसिफिक एक प्राइस पर एक क्वांटिटी, दूसरे प्राइस पर दूसरी क्वांटिटी, एक स्पेसिफिक प्राइस पर एक स्पेसिफिक क्वांटिटी क्या कहलाती है? क्वांटिटी डिमांडेड। आई होप बच्चों आपको एक डिफरेंस समझ में आया, डिमांड क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड क्या है। ठीक है बेटा, इस टेबल को क्या कहते हैं? डिमांड स्केड्यूल। शेड्यूल बोलता है कोई, कोई स्केड्यूल बोलता है, जैसे आपको बोलना हो बोलिए। इस टेबल को क्या बोलते हैं? डिमांड शेड्यूल। क्योंकि ये एक इंसान के परचेसिंग पैटर्न को शो कर रहा है, इसलिए इसका नाम है बच्चों इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल क्यों? क्योंकि एक इंसान के बारे में बात हो रही है, ये बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ टीशा के बारे में, यहां पर मान लीजिए, तो ये इंडिविजुअल है, सिर्फ टीशा के इंडिविजुअल बिहेवियर को ये डिमांड शो कर रही है, ये टेबल शो कर रही है। लेकिन मैं यहां पर शो कर दूं कि ये परचेसिंग पैटर्न था टीशा का ऑफ टॉफीज, ये परचेसिंग पैटर्न है मान लो शीतल का ऑफ टॉफीज, तो और मैं कहता हूं बाजार में बस दो ही लोग हैं, ठीक है, मार्केट में बस दो ही कंज्यूमर्स हैं, एक टीशा एक शीतल है, तो हम कहते हैं ₹1 के रेट पर पूरी मार्केट में कितनी डिमांड है भाई? क्वांटिटी डिमांडेड भाई ₹9। और ₹2 के रेट पर कितनी चीजें खरीदना चाहते हैं लोग? 7। ₹3 पे मार्केट के सभी लोग कितनी चीजें खरीदना चाहते हैं? 5। आप कहेंगे सर मार्केट में बस दो ही लोग एज्यूम कर रहे हो आप। बेटे मैं दो एज्यूम कर रहा हूं, अगर आपको डिटेलिंग करनी है और एक्सटेंसिव करना है तो आप इसको 3 लोग ले सकते हो, आप इसको 4 लोग ले सकते हो, ठीक है ना। आप यहां पर जितने लोग एज्यूम करना चाहो आप उतने लोग यहां पर कंसीडर कर सकते हो। फॉर सिंप्लिसिटी मैंने मार्केट के अंदर सिर्फ कितने लोग एज्यूम करें बेटा? 2। एक मैंने एज्यूम कर लिया शीतल को और एक मैंने एज्यूम कर लिया टीशा को। इज दैट क्लियर? तो इसलिए ये डिमांड कौन सी आ गई बेटा? मार्केट की डिमांड। तो अगर आपसे अब कोई एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछे कि मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या है, तो आप कहेंगे सर ये एक ऐसी टेबल है, शेड्यूल ये एक ऐसी टेबल है जो प्राइस में, जो एक प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड में रिलेशनशिप को शो करती है, ठीक है, वेरियस प्राइस पे वेरियस क्वांटिटी डिमांडेड को शो करती है बाय द ऑल द कंज्यूमर्स इन द मार्केट, ठीक है, जितने भी मार्केट में कंज्यूमर है। और सिंपलिसिटी यहां पर मैंने 2 कंज्यूमर एज्यूम कर लिए हैं। आओ बच्चों मैं डिफाइन करूं यहां पर, ये देखो सिंगल। अच्छा एक बात और बच्चों, आपको इकोनॉमिक्स पढ़ते हुए लैंग्वेज पे कोई बहुत भारी अट्रैक्शन नहीं रखना, क्योंकि आपको बेटा पेपर के अंदर ये वर्डिंग्स नहीं लिख के आनी, गोला काला करके आना है, ठीक है। आपको ध्यान सिर्फ नॉलेज पे रखना है इस सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि पेपर का स्टाइल भी फॉलो करना है ना। 100 नंबर आने हैं, 100 नंबर के 100 गोले काले करने हैं आपने, बहुत सिंपल है, ठीक है। जैसे आप लॉ पढ़ते हैं तो लॉ पढ़ते हो, लैंग्वेज पे कमांड होना बड़ा जरूरी है वहां पर, क्योंकि वहां लिख के आना है आपको, ठीक है, वहां गोला नहीं काला करना, वहां बेटा लिख के आना है। बट इकोनॉमिक्स में आपको लिख के कुछ नहीं आना, तो इसीलिए आप नॉलेज पे फोकस करें, लैंग्वेज इधर उधर हो जाए चलने दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की बात करूं, दैट इज सिंगल कंज्यूमर इज रेडी टू बाय एट द डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। यस, ये रहे डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस, ये रहे सिंगल कंज्यूमर के बाइंग पैटर्न्स एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। और यही मैं मार्केट डिमांड शेड्यूल की बात करूं तो बेटा ऑल द कंज्यूमर्स जो बाय करने के लिए रेडी हैं एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर समय। बेटा समय का कनेक्शन जोड़ना कितना जरूरी है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि डिफरेंट समय पे एक कंज्यूमर के सेम प्राइस पे बाइंग पैटर्न डिफरेंट हो सकते हैं, ये मैंने अभी आपको एग्जांपल में देकर के बताया है, ठीक है बच्चों, क्लियर पॉइंट। ओके, तो इस फर्स्ट पेज में बच्चों हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है मीनिंग ऑफ डिमांड, एलिमेंट्स ऑफ डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड, स्पेसिफिक प्राइस पे स्पेसिफिक क्वांटिटी, है ना, क्वांटिटी डिमांडेड। हमने डिमांड का शेड्यूल पढ़ा है, एक ऐसी टेबल जो डिफरेंट प्राइसेस पे डिफरेंट क्वांटिटीज के रिलेशनशिप को शो करती है। अब वो टेबल अगर सिर्फ एक इंसान के बारे में बनी हुई है तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है, और अगर वो टेबल मार्केट में दिखने वाले सभी कंज्यूमर्स के बारे में बनी हुई है तो मार्केट डिमांड शेड्यूल है। और ये सारी बातें अब हम पढ़ चुके हैं कि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है और मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है। डन है बच्चे? चलिए आगे बढ़ो बच्चों। डिमांड का कर्व, कर्व पे आता है। डिमांड कर्व क्या होता है? एक ऐसा कर्व
जो प्राइस और क्वांटिटी के रिलेशनशिप को ग्राफिकली शो कर दे। ठीक है, ग्राफिकली शो कर दे। डिफरेंट प्राइसेस पर एक कंज्यूमर, अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं, किसी कॉमोडिटी की कितनी क्वांटिटी खरीदने को तैयार है, ठीक है, एट ए गिवन टाइम, है ना। अगर मैं उनको ग्राफिकली शो कर दूं तो भाई वो डिमांड कर्व बन जाएगा, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। आओ मैं सिखाता हूं कैसे। देखो बच्चों, पीछे हमने टेबल सीखी है, ये देखो, प्राइस 1 पे क्वांटिटी 5 थी, 2 पे 4, 3 पे 3, 4 पे 2 और 5 पे 1, यही था ना बेटा। इसका जरा ग्राफ बनाओ आप लोग, अपनी कॉपी पे बना के देखो। जब भी ग्राफ बनाते हैं, हमेशा क्वांटिटी वाई एक्सिस पे होती है, प्राइस क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे होती है, और प्राइस वाई एक्सिस पे होता है। बनाइए। प्राइस मेरा कहां तक जाएगा बच्चों? 0, देन 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5। और क्वांटिटी बच्चों 0, 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। जब किसी चीज का प्राइस 5 रुपए है, उसकी क्वांटिटी कहां से? टेबल 1 से शुरू कर दिया आई थिंक। जब किसी चीज का प्राइस 1 रुपया है, उस चीज की क्वांटिटी 5 यूनिट्स की है। ये आ गया बेटा फर्स्ट डॉट आपके, जहां पे मैंने ए लिखा, ध्यान दो। जब किसी चीज का प्राइस 2 रुपए है, उसकी हम कितने यूनिट्स खरीदने को तैयार हैं? 4। ये आ गया बेटा सेकंड डॉट, बी लिखो, समझ गए। जब किसी चीज का प्राइस 3 रुपए, उसे कितने यूनिट्स खरीदना चाहते हैं? सर 3 यूनिट्स, सी। ठीक है, डॉट बड़ी बड़ी बना रहा हूं मैं ताकि आपको दिख जाए, विजिबल हो। किस चीज का प्राइस 4 है, मैं कितने यूनिट्स खरीदना चाहता हूं? मात्र 2, डी। किसी चीज का प्राइस 5 रुपए, मैं सिर्फ और सिर्फ कितने यूनिट्स लेना चाहता हूं बच्चे? 1, ई। है बच्चों। और ये हर इंडिविजुअल डॉट, बच्चे आप ध्यान दो, हर इंडिविजुअल डॉट एक कॉम्बिनेशन शो कर रही है, एक रिलेशनशिप शो कर रही है प्राइस के साथ क्वांटिटी का। जैसे डॉट ए शो कर रही है कि 1 रुपए पर आपकी क्वांटिटी है 5। डॉट डी शो कर रही है कि 4 रुपए पर आपकी क्वांटिटी डिमांडेड है 2। डॉट ई 5 रुपए पर आपकी क्वांटिटी डिमांडेड है 1। ठीक है, ठीक ऐसे ही एक ये एक रिलेशनशिप है, और ठीक ऐसे ही बच्चों एक ये आपके पास रिलेशनशिप है। अब इन सभी डॉट्स का जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आएगा, जो लोकस आएगा, लोकस भी बोल सकते हैं ना, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी बोल सकते हो, तो उस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को बच्चे क्या बोला जाता है? डिमांड कर्व। बस, डिमांड कर्व है। अब ये एक इंसान के बारे में बात हो रही है, दिस बिलोंग्स टू ओनली टीशा, इफ then it is an individual demand curve, as you can see, individual demand curve. Okay, and if you are discussing about all the buyers in the market, then it will be known to as it will be called as market demand curve. Then यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक नंबर का क्वेश्चन बच्चों, हमारा एक एमसीक्यू ये रहा, स्लोप किसके बराबर होता है? डिमांड कर्व का स्लोप किसके बराबर होता है? बहुत इंपॉर्टेंट एक नंबर का क्वेश्चन है ये। क्या स्लोप बराबर होता है बेटा? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू के। मैं समझाता हूं कैसे। मान लो कि हम पॉइंट डी पे हैं, वी आर एट पॉइंट डी, हम इस पॉइंट पे हैं, ये री डॉट, राइट। वी वांट टू मूव एट पॉइंट ई, बी, सॉरी बी, फ्रॉम पॉइंट डी टू पॉइंट बी, फ्रॉम पॉइंट डी टू पॉइंट बी, डी से बी आने के लिए, यानी क्वांटिटी को 2 से 4 होने के लिए आपके एक प्राइस के इंपैक्ट पड़ेगा, आपके एक प्राइस पे इंपैक्ट पड़ेगा बच्चों,
एक इंपैक्ट आपका प्राइस पे क्या पड़ेगा बेटा, कि प्राइस पहले 4 रुपए था, प्राइस 4 से घट के कितना रह गया बेटा, 2 रुपए, प्राइस घट के 2 रह गया, और क्वांटिटी 2 से बढ़कर बेटा कितनी हो गई है, 4। सो आपका प्राइस 4 से घट के देयर इज अ चेंज इन द प्राइस, दैट इज डेल्टा पी, देयर इज अ चेंज इन द क्वांटिटी, दैट इज डेल्टा क्यू, as you can see. Correct? There is a fall in the price, there is a rise in the quantity. There is a fall in the price, there is a rise in the quantity. डेल्टा P यानी 2 रुपए रेट घटने से डेल्टा Q यानी 2 यूनिट्स की क्वांटिटी बढ़ गई है, तो आपका जो स्लोप है वो है डेल्टा P अपॉन डेल्टा Q के बराबर, और एक नेगेटिव साइन यहां पर आता है आगे, जो सिर्फ बच्चों इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि प्राइस और क्वांटिटी के अंदर इनवर्स रिलेशनशिप है। प्राइस और क्वांटिटी के अंदर बच्चों इनवर्स रिलेशनशिप है। प्राइस के कम हो जाने से क्वांटिटी बढ़ती है और प्राइस के बढ़ जाने से क्वांटिटी घटती है। ऐसा कभी नहीं होता कि प्राइस भी बढ़ता जाए और क्वांटिटी भी बढ़ती जाए। हाँ, एक एक्सेप्शनल सिचुएशन मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें आगे, एक वर्ड आएगा गिवन गुड्स, वहां ऐसा होता था, होता है, बट नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में जब प्राइस और क्वांटिटी के रिलेशनशिप को आप एनालाइज करते हो तो दोनों का एडवर्स इनवर्स रिलेशनशिप है। प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी कम होती है, प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी बढ़ती है। इसलिए नेगेटिव साइन सिर्फ इनके अपोजिट डायरेक्शन को देख करके लगाया गया बच्चों। ये माइनस का सिंबल इनके अपोजिट डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली बना हुआ है। बाकी बहुत सिंपल है, डेल्टा पी चेंज इन द प्राइस अपॉन डेल्टा क्यू चेंज इन द क्वांटिटी। डन है बच्चों, यहां पर ये हो गया हमारा पॉइंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व। ओके, अब आगे आता है मार्केट डिमांड कर्व। क्या होता है बच्चों, आप एक ए का बना लो, ये देखो आप एक ए का बना लो, मान लो एक आप बी का बना लो सपोज कस्टमर का, तो फिर इन दोनों का सम कर दोगे तो डिमांड कर्व किसका बन जाएगा, पूरी मार्केट का। जैसे ये देखो, ये रही हमारी टेबल, ये रहा। अब एक तो बना दूं मैं ए का, ये डिफरेंट प्राइस पे डिफरेंट क्वांटिटी, एक मैं इन प्राइस का कनेक्शन जोड़ दूं बी के साथ, और फिर मैं एक इन प्राइस का कनेक्शन जोड़ दूं ए प्लस बी, क्योंकि दो ही कंज्यूमर मार्केट में, मार्केट की डिमांड के साथ। यानी मैं बोलूं 1 रुपए के साथ डिमांड कनेक्ट करो 9 यूनिट्स की, 2 के साथ 7 की, 3 के साथ 5 की, 4 के साथ 3 की, और 5 के साथ 1 की। इन वेरियस प्राइसेस पर इन वेरियस क्वांटिटीज को अगर हम रिलेटेड करके शो कर दें तो बेटा जो जो डायग्राम बन के आएगा उसको बोलेंगे क्या, मार्केट डिमांड कर्व। समझ आ गया बेटा, मार्केट डिमांड कर्व हम उसको बोलेंगे। ये बन जाएगा, ये है मार्केट डिमांड कर्व ए प्लस बी का। अब यहां पर समझो मेरी बात आप, ये देखो, it is a curve showing different quantities of a commodity that all the consumers in the market are ready to buy at different possible prices, yes, during a given period of time. ठीक है ना, ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब यहां पर अगर मैं बोलूं कि ये तो हॉरिजॉन्टल समीशन है ऑल द इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स का, तो अगर मैं पहले वाले का डिमांड कर्व ले लिया, ये देखो ये D1 था, दूसरे वाले का डिमांड कर्व ले लिया D2 था, मान लो कंज्यूमर 3 थे तो एक और डिमांड कर्व का सम करना पड़ेगा D3 का, मान लो कंज्यूमर 5 हैं तो 2 और लेने पड़ेंगे D4 एंड D5 आल्सो। तो आप जब सबके डिमांड कर्व का सम कर दोगे बच्चों तो हॉरिजॉन्टल समीशन आपको किसका डिमांड कर्व मिलेगा, पूरी मार्केट का डिमांड कर्व आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि यहां पर होगा दिस इज व्हाट द मार्केट डिमांड कर्व। इज दैट ओके है बच्चों, ठीक है। और ये मार्केट डिमांड कर्व जो होता है वो फ्लैटर होता है। फ्लैटर मतलब फ्लैटर बोले तो बच्चों एक्स एक्सिस के ज्यादा पैरेलल, मतलब एक देखो ये डिमांड कर्व दिखा आपको, ये रहा, इसको मैं ये ग्रीन वाला, और अगर मैं आपको एक और डिमांड कर्व बना दूं यहां पर इसके कंपैरिजन में, ये पर्पल वाला, ये पर्पल वाला, और मैं पूछता हूं विच डिमांड कर्व इज मोर फ्लैटर, सो आप बोलेंगे सर दिस पर्पल वाला जो है ना दैट इज फ्लैटर। और मैं बोलूं ग्रीन वाला क्या है, फिर अगर कंपैरिजन करें तो बेटा ये स्टीपर है। ध्यान में रख लो ये दो शब्द, फ्लैटर
एंड स्टीपर, इनका बहुत आगे काम आने वाला है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर के अंदर, टॉपिक के अंदर ये बहुत अच्छे काम में आने वाले हैं। तो मार्केट का डिमांड कर्व बच्चों जो होता है वो ज्यादा इलास्टिक होता है। अब ये इलास्टिक शब्द क्या है अभी बाद में बताऊंगा मैं, तो मैं ये फ्लैटर वाली बात पे भी और फोकस करूंगा, लेकिन बाकी आने वाले समय में मैं क्लियर करूंगा कि ये फ्लैटर क्यों होता है। तो इसको मेरे को इलास्टिसिटी से समझाना है, वो इलास्टिसिटी बाद में समझाऊंगा जब वो आएगी इलास्टिसिटी। तो इसलिए इस टॉपिक को भी हम यहीं पर होल्ड करते हैं कि ये डिमांड कर्व ज्यादा फ्लैटर क्यों होता है, इसका जवाब मैं आपको बाद में दूंगा आने वाले टाइम में। ग्रीन इज स्टीपर एंड ब्लू इज फ्लैटर। इज दैट ओके बच्चों? ओके, रीजनिंग छोड़ दी मैंने भी, बाद में बताऊंगा रीजनिंग। ये थी बच्चों बातें हमारी कि मीनिंग क्या है डिमांड का, डिमांड शेड्यूल क्या है, मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या है, डिमांड कर्व क्या है, डिमांड कर्व का स्लोप कैसा है, स्लोपिंग डाउनवर्ड। डिमांड कर्व का स्लोप डाउनवर्ड क्यों है? क्योंकि प्राइस और डिमांड के अंदर अपोजिट रिलेशन है। ठीक है, कभी भी प्राइस और डिमांड के अंदर पॉजिटिव रिलेशनशिप नहीं होता, कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस को छोड़ के, अदरवाइज प्राइस और डिमांड के अंदर इनवर्स रिलेशनशिप है। इसलिए स्लोप कैसी है? माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू। फिर जो मार्केट का डिमांड कर्व है वो ज्यादा फ्लैटर है और जो इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स हैं वो स्टीपर है। ठीक है जी, ये बातें हो गई। अब हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर आ रहा है बच्चों, व्हाट आर द वेरियस डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटरमिनेंट्स का मतलब होता है बच्चों फैक्टर्स, फैक्टर्स affecting फैक्टर्स अफेक्टिंग। बच्चों एक तो इंडिविजुअल की डिमांड होती है, एक इंसान, मेरी आपकी इंडिविजुअल डिमांड होती है। एक डिमांड होती है पूरी मार्केट में, है ना, मार्केट के में जितने भी कंज्यूमर्स हैं। तो जब मैं यहां पर इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड के बारे में बात करता हूं तो इन दोनों के फैक्टर्स में से कुछ फैक्टर्स तो कॉमन है, जो एक इंसान की डिमांड को भी इफेक्ट करते हैं, पूरी मार्केट की डिमांड को भी इफेक्ट करते हैं, और कुछ स्पेशल होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ मार्केट की डिमांड के लिए होते हैं। तो पहले इंडिविजुअल की डिमांड के बारे में बात करते हैं। एक इंसान की डिमांड को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, बेटे सुनो, सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसका, जिस चीज को वो खरीद रहा है उस चीज का खुद का प्राइस। सोचो आप, प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, कॉमोडिटी का नाम, कॉमोडिटी का नाम है एक्स। कॉमोडिटी यानी कि गुड, ठीक है, कॉमोडिटी का नाम है बेटा एक्स। एक्स नाम की चीज के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग एक्स नाम की चीज के बारे में बात कर रहे हैं। अब उस एक्स नाम की चीज का प्राइस अगर बढ़ जाएगा, कोई भी चीज है, कोई भी चीज है बेटे, टॉफी है, टीवी है, ठीक है, आपका पेन है, ठीक है, लैपटॉप है, मोबाइल है, चेयर है, फर्नीचर है, एसी है, पंखा है, कुछ भी, जब चीज महंगी हो जाती है हम लोग, इंडिविजुअल हर इंसान उसकी डिमांड को कम कर देता है, और जब चीज सस्ती हो जाती है तो हम लोग उसकी डिमांड को बढ़ा देते हैं। बेटा कितनी तो सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, कोई बात करने की है ही नहीं, पता है हमें प्रैक्टिकली। तो इसका मतलब प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी and its quantity demanded, px versus qx or dx, you can say, are negatively related to each other। लेकिन एक कुछ बातें भी हैं बेटे, अगर वो पूरी हो तो ये नेगेटिव रिलेशनशिप देखने को मिलता है। मैं एग्जांपल के साथ बताऊंगा, आपको समझ में आएगी मेरी बात।
assumptions हैं कुछ। नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स का प्राइस नहीं बदलता हो, कस्टमर की इनकम नहीं बदलती हो, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ना बदलते हो, एक्सपेक्टेशंस ना हो चीजों के प्राइस चेंज होने के। आवेंगे सर ये क्या चीजें हैं चारों? बेटे इन चारों में से तीन चीजें तो आने वाले समय में अभी बताऊंगा मैं आपको, लेकिन मैं इनकम के साथ एक कनेक्शन जोड़ करके आपको समझाता हूं पहले कि प्राइस और डिमांड में वाकई में इनवर्स रिलेशनशिप सिर्फ तब है जब इनकम तो स्टेबल रहे कम से कम। आओ देखते हैं क्या कहना चाहता हूं मैं। देखो बेटा मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो ध्यान से। मान लो कि ये मोहित है, ये लो, ये कहता है सर ऐसा है कि जब प्राइस है कोल्ड ड्रिंक का 10 रुपए, वैसे 12 के आते 10 रुपए मान लो, 10 12 15 के आते, चलो 10 रुपए मान, राउंड फिगर। जब 10 रुपए की कोका कोला आती है या आइसक्रीम आती है, जब 10 रुपए की आइसक्रीम आती है, आई वॉन्ट टू बाय, मैं आइसक्रीम खरीदना चाहता हूं 5। ठीक है बेटा, मैं 5 आइसक्रीम खरीदना चाहता हूं। मैंने कहा भाई बढ़िया, वेरी गुड, अच्छी बात है। उस समय मोहित की इनकम, उस समय मोहित की इनकम 20,000 रुपए है मान लो। ठीक है, ज्यादा हो गई, पॉकेट मनी कर लो, चलो छोड़ो यार, पॉकेट मनी कर लो। उस समय इसकी पॉकेट मनी 100 रुपए है। अब ठीक है, अब थोड़ा सा कनेक्शन जुड़ रहा है ना, ठीक हो गया बेटा, चलो डन। अब हुआ क्या कि आइसक्रीम महंगी हो गई, 10 से 12 की हो गई। अब सोचा जाए तो बेटा जवाब ये आएगा सर अब तो ये आइसक्रीम कम खरीदेगा सर, क्योंकि ये चीज हो गई है महंगी, तो 4 खरीदनी चाहिए भाई, लॉजिकली तो 4 खरीदनी चाहिए। 10 पे 5 खरीदता तो 12 पे 4 खरीद लेगा, 3 खरीद लेगा, है ना, ऐसा होगा। लेकिन हुआ क्या कि इसकी पॉकेट मनी 100 रुपए से बढ़कर के 200 हो गई। ये लो, अब आप मुझे बताओ बेटे, अब आप लोग मुझे बताओ, क्या बेटे अब भी, क्या अब भी ये 5 से आइसक्रीम को कम करके 4 खरीदेगा या 3 खरीदेगा या 2 खरीदेगा? तो बेटा आपका जवाब क्या है जरा एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताओ बच्चों। 5 से कम आइसक्रीम खरीदेगा, 5 ही आइसक्रीम खरीदेगा, या 5 से ज्यादा खरीदेगा? आप मुझे लेस, सेम और मोर में से जवाब दो। मोर, शीतल कह रही है ज्यादा, ठीक है जी, 5 से ज्यादा, ओके। और बताओ बेटा, सबको 5 से ज्यादा लगता है क्या? बट ऑब्वियस है 5 से ज्यादा। बेटे कैसे 5 से ज्यादा बताओ जरा। बेटे आइसक्रीम का रेट देखो सिर्फ 2 रुपए बढ़ा है, 2 रुपए को अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर लू ना, करना सिखाऊंगा बाद में, सिर्फ 20% रेट बढ़ा है। और यहां पर इनकम जो है ना, वो कितने परसेंट बढ़ी है जानते हो आप? इनकम सर 100% बढ़ गई है, 100 से सीधा 200, 100%, ठीक है, डबल। और प्राइस सिर्फ 20% बढ़ा है। तो ऐसा है, ऐसा है, ये तो आने वाला समय बताएगा कि 5 से ज्यादा या कम या सेम, ये तो डिपेंड करेगा इसके परचेजिंग पैटर्न पे। पर प्राइस के चक्कर में, प्राइस के बढ़ने के चक्कर में डिमांड कम नहीं हो सकती क्योंकि इनकम बदल गई। अच्छा अब मैं एग्जांपल बदलता हूं।
अगर इनकम पहले भी 100 थी और इनकम अभी भी 100 ही रही, अब लिख के बताओ बेटा, और आइसक्रीम का रेट 10 से 12 हो गया, अब आइसक्रीम 5 से ज्यादा खरीदी जाएगी, 5 खरीदी जाएगी, या 5 से कम? बताइए बच्चों। वेरी गुड, कम। 5 से कम, 5 से 4, 5 से 3, 5 से 2, मतलब 5 से कम। 5 से कम क्यों? 5 से कम यूं क्योंकि सर रेट तो बढ़ गया है चीज का, ये देखो रेट तो बढ़ गया है और इनकम सेम है। तो मैंने कहीं ना कहीं आपको इनकम के साथ कनेक्शन जोड़ना सिखा दिया बेटा कि जब अदर फैक्टर, जब प्राइस से हट के अदर फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं तो उनका बड़ा योगदान होता है डिमांड के ऊपर। यानी 4 बातें चेंज नहीं होनी चाहिए। क्या क्या? इनकम, टेस्ट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस। हालांकि इनमें से मैंने अभी सिर्फ आपको डिटेल किसको किया है? इनकम को। ये देखो इनकम सेम है तो ऐसा रिलेशनशिप आपको दिख रहा है, ठीक है ना। इनकम सेम है तो आपको ये रिलेशनशिप दिख रहा है, ये वाला ए, ये वाला। अगर इनकम बदल रही होगी तो ये बदलेगा। यस, तो इनकम सेम रहनी चाहिए, ठीक ऐसे ही टेस्ट भी सेम रहना चाहिए, पीआर और। हालांकि इन चीजों को अभी हम समझेंगे कि ये फैक्टर्स कौन से हैं। अब बच्चों मैं समझाता हूं बाकी के फैक्टर्स। इस चीज को, जो चीज मैंने भी आपको समझाई है, इसको ना हम लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं। लॉ ऑफ डिमांड, जब प्राइस किसी चीज का ओपी था, कोई भी प्राइस ओपी था, ओपी कह लो, 1 रुपया कह लो, है ना, तो हम उसकी कितनी यूनिट्स खरीद रहे थे और प्राइस के चेंज में से कितनी खरीद रहे हैं। अगर हम इस रिलेशनशिप को बोलते हैं तो बेटा इसको बोलते क्या है? लॉ ऑफ डिमांड। ये देखो बच्चों, अगर ग्राफिकली समझे तो ओ एक्स वाई, यहां पर क्या बोला मैंने कि सर शो करो प्राइस, यहां पर क्या बोला मैंने कि क्या शो करो? क्वांटिटी। जब किसी चीज का प्राइस बच्चों कितना था? ओपी, ये लो पी कह दो यहां पे, इसको बोलो OP1। नंबर में शो करना, नंबर में शो कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। ये प्राइस है, नंबर में ही शो कर लो यार तुम, नहीं तो डबल डबल क्या शो करें, है ना। और हमें कौन सा पेपर के अंदर PQ बना के आने हैं, हमें कुछ बना के नहीं आना, हमें तो गोला काला करके आना है। ये प्राइस है, ठीक है। जब किसी चीज का प्राइस बेटा ये रहा, 1 था, हम उसकी कितनी यूनिट्स खरीदना चाहते थे? 5, मैंने बोला ये 5 है, ये लो 1 पे हम यूनिट खरीदना चाहते थे 5। जब उसका प्राइस बढ़कर के 5 हो गया, ये प्राइस हो गया 5, हम उसकी कितनी यूनिट्स खरीदना चाहते बच्चे? 1। बस खत्म। और इनको ज्वाइन कर दो ना ऐसे, ऐसे यहां आएगा ज्वाइन ऐसे, ठीक है। बस ये बन गया डिमांड कर। और ये हमारा पहला फैक्टर, इसको बोलते हैं बेसिकली क्या? इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। यानी लॉ ऑफ डिमांड असल में इस बात को बताता है कि प्राइस और क्वांटिटी के अंदर इनवर्स रिलेशनशिप है। लेकिन 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 ये इनवर्स रिलेशनशिप तब है जब ये अदर फैक्टर्स सेम रहने चाहिए। अदर फैक्टर्स 4 और हैं, टोटल 5 फैक्टर्स है बच्चों किसी चीज की डिमांड को इफेक्ट करने के। आइए पहले वो 5 फैक्टर लिखे यहाँ पे। डिमांड ऑफ अ कमोडिटी एक्स हैज अ फंक्शनल रिलेशनशिप किस किस के साथ? पीएक्स। पीएक्स मतलब उसका खुद का प्राइस इफेक्ट करता है उसकी खुद की डिमांड पे, डालता है उसकी खुद की डिमांड पे। पी आर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यानी एक्स गुड्स से संबंधित गुड्स कौन सी है। अभी हम बात करेंगे संबंधित गुड्स यानी रिलेटेड गुड्स क्या होती है। और इनकम इफेक्ट डालता है, और टेस्ट इफेक्ट डालता है, और फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस इफेक्ट डालती हैं। यानी किसी चीज की डिमांड के ऊपर कुल मिलाकर के बच्चों ये 5 फैक्टर्स होते हैं। इसमें से ये वाला एक मेन फैक्टर है और ये 4 बाकी के कौन से फैक्टर्स हैं? अदर फैक्टर्स हैं। ये चारों अदर फैक्टर्स हैं। पी आर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, वाई, टी, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एंड ई, फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब यहां पर ना 2 कुछ स्पेशल बातें मैं पढ़ाने वाला हूं, ध्यान दें, यू शुड नो में। कि अभी हमने पढ़ा कि प्राइस और क्वांटिटी का ना इनवर्स रिलेशन है, यानी प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी कम होती है, प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी बढ़ती है। अभी हमने पढ़ा इस चीज को कि इनवर्स रिलेशनशिप है।
लेकिन बच्चों ये वन साइडेड बात है, ये वन साइडेड बात है एक तो। दूसरा, ये जो लॉ है ये क्वालिटेटिव है, नॉट क्वांटिटेटिव है। मैं दोनों बातें समझाता हूं आपको, पहले वन साइड में बात करते हैं। ये लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड की लिमिटेशंस है कि लॉ ऑफ डिमांड वन साइडेड है। वन साइड बोले तो क्या? प्राइस के बढ़ने पर डिमांड कम हो जाती है, सच है सर, सच है। लेकिन प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, अगर डिमांड कम होगी तो प्राइस नहीं बढ़ेगा। अरे वाह, अच्छा, ये देखो, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, ये तो सच है, ये तो सच है। लेकिन अगर डिमांड कम होगी तो हम बोले कि प्राइस बढ़ेगा, ये गलत है। डिमांड कम होगी ना तो प्राइस कम होगा। कैसे बेटे? मैं ये बोलता हूं कि आप सब्जी मंडी में गए, ठीक है, या फ्रूट मार्केट गए, और आज मान लो हम कहते हैं कि खूब बनाना है, केला है मार्केट के अंदर खूब, मंडी में लोग नहीं खरीद रहे, लेकिन ज्यादा नहीं खरीद रहे, लोग और फ्रूट को पसंद कर रहे हैं, है ना। लोग मैंगो पसंद कर रहे हैं, लोग मौसमी पसंद कर रहे हैं, पाइनएप्पल पसंद कर रहे हैं, बनाना नहीं खरीद रहे। लेकिन बनाना बहुत है मंडी में, मान लो। बेटा क्या होगा? बनाना की डिमांड कम हो रही है, क्या होगा? डिमांड तो कम हो रही है। क्या बनाना महंगा बेचना शुरू कर देगा क्या? कि डिमांड कम है तो मैं तो प्राइस और बढ़ाऊंगा। सोचो बच्चों, क्या और महंगा बिकेगा? बेटे पहले ही नहीं बिक रहा, पहले ही डिमांड कम है, और तुम कहो सर मैं तो प्राइस और बढ़ा दूंगा, लो फिर तो हो गया काम। नहीं बच्चे, क्या होगा? प्राइस बढ़ाएगा नहीं, वो उल्टा प्राइस को वो घटाएगा। घटाएगा, घटाएगा क्यों? क्योंकि बिक नहीं रहा, सेल करना पड़ेगा, जबरदस्ती सेल करना पड़ेगा, मजबूरी में रेट घटा के, जो सौदा 40 रुपए का उसको 30 रुपए करना पड़ेगा कि बेच दो। बनाना तो वैसे भी पेरिशेबल प्रोडक्ट है, कल तक खराब भी हो जाएगा, कल नहीं तो परसों तक तो बिल्कुल ही निपट जाएगा, तो प्राइस और कम कर दो। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? तो इसका मतलब डिमांड अगर किसी चीज की कम हो जाती है तो प्राइस बढ़ता नहीं है, प्राइस उल्टा कम हो जाता है। अब आपको सर इस हिसाब से बात करें तो पॉजिटिव रिलेशन है, ये तो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं बेटा। यस, लेकिन तब जब डिमांड कॉज है, कारण है, और आप उसका इफेक्ट किसके ऊपर स्टडी कर रहे हो? प्राइस के ऊपर। लेकिन जब प्राइस कॉज था और आप इफेक्ट किसके ऊपर स्टडी कर रहे थे? डिमांड पे, तो ये रिलेशनशिप कैसा था? नेगेटिव। यानी प्राइस कारण होना चाहिए, डिमांड परिणाम। अगर ऐसा है तो इफेक्ट नेगेटिव है, लेकिन अगर डिमांड कॉज है और प्राइस पे आप इफेक्ट स्टडी कर रहे हो तो रिलेशनशिप बेटा नेगेटिव नहीं है, उस केस में रिलेशनशिप कैसा है? पॉजिटिव है। तो इसका मतलब लॉ ऑफ डिमांड टू साइडेड नहीं है कि प्राइस से डिमांड की स्टडी कर लो चाहे डिमांड से प्राइस की स्टडी कर लो। नो, इट इज नॉट टू साइडेड, इट इज वन साइडेड लॉ। प्राइस के चेंज होने से डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ता है आपको यही पढ़ना है बस। वन साइडेड है, पहला लिमिटेशन है लॉ ऑफ डिमांड का। और दूसरा एक और लिमिटेशन है बच्चे लॉ ऑफ डिमांड का, वो क्या सर? वो ये कि ये रिलेशनशिप जो है ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिटेटिव इफेक्ट दिखाता है। क्वालिटेटिव का मतलब डायरेक्शन बताता है। डायरेक्शन बोले तो प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, बस इतना ही, बस इतना ही। ये रिलेशनशिप इसका क्वांटिटेटिव इंपैक्ट नहीं बताता, ना 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 ना, ये नहीं बताता कि अगर प्राइस 20% बढ़ गया तो क्वांटिटी कितने कम तो होगी, ये तो बता दिया लॉ ने, लेकिन कितने परसेंट कम होगी
ये नहीं बताता। 10% कम होएगी, 20% कम होएगी, 30% कम होएगी, 40% कम होएगी, अगर 20% प्राइस बढ़ेगा तो कितने परसेंट कम होएगी, ये क्वेश्चन मार्क है। यानी ये रिलेशन, ये जो लॉ है, ये सिर्फ एक डायरेक्शन बता देता है, डायरेक्शन, अपोजिट, लेकिन नॉट मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन ओनली बट नॉट मैग्नीट्यूड। आपको डायरेक्शन बता देगा, प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी कम होगी, प्राइस कम होगा क्वांटिटी बढ़ेगी, डायरेक्शन क्लियर है, अपोजिट है, बट मैग्नीट्यूड क्लियर नहीं है। इसलिए ये लॉ की सेकंड लिमिटेशन है। तो कुल मिला के लॉ की दो लिमिटेशन है बच्चे। एक तो लॉ वन साइडेड है, प्राइस से डिमांड को बताता है पर डिमांड से प्राइस को बताने में असमर्थ है, अपोजिट बात करता है, उल्टी बात करता है वहां पे, जो कि लॉ ऑफ डिमांड नहीं है। और दूसरा सिर्फ डायरेक्शन बताएगा, मैग्नीट्यूड यानी अमाउंट ऑफ इफेक्ट नहीं बताएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? ये है हमारा दूसरा लिमिटेशन। ये थी बच्चों दो लिमिटेशंस लॉ ऑफ डिमांड की। यहां तक बच्चों मेरे हिसाब से सबको मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलिए सेकंड फैक्टर समझते हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब पहले रिलेटेड गुड्स समझते हैं। बेटा जब एक चीज का प्राइस चेंज हो और डिमांड दूसरे की बदल जाए, है ना, प्राइस एक का बदले डिमांड दूसरे की बदल जाए, हम बोलते हैं ये दोनों चीजें आपस में कैसी हैं, रिलेटेड। When due to the change in the price of one, when due to the change in the price of one, it affects the demand of the other. ठीक है, these two things are known to be as relative, इनको रिलेटिव बोलते हैं। अब रिलेटिव में रिलेटिव भी दो तरह की होती है बेटा, एक सब्स्टिट्यूट और दूसरी कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट वो कॉमोडिटीज हैं जो एक दूसरे की जगह पर यूज हो जाती है। जैसे अगर मान लो किसी को चाय पीनी है, चाय नहीं है, चाय पत्ती खत्म हो गई है, तो बोलते सर कोई बात नहीं, कॉफी से काम चल जाएगा। चाय और कॉफी कैसी है, सब्स्टिट्यूट है ना। किसी को कोका कोला पीनी है, कोका कोला नहीं है, कोई बात नहीं, पेप्सी आने दो, पेप्सी से काम चल जाएगा। दोनों चीजें कैसी हैं, सब्स्टिट्यूट है। आप कहेंगे सर क्या बात कर रहे हो, दोनों के टेस्ट में फर्क होता है। बेटा टेस्ट में तो चाय और कॉफी का भी फर्क होता है, टेस्ट में तो चेंज में तो मैंगो और फ्रूटी में भी फर्क होता है, लेकिन काम तो चल ही सकता है। समझ में आ रही बेटी, मेरे बेटा बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है आपको? काम तो चल ही सकता है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट तो कोई भी किसी चीज का नहीं होता, लेकिन सब्स्टिट्यूट का मतलब है काम तो चल ही सकता है, एक चीज की जगह पे दूसरी चीज यूज तो हो ही सकती है। अब यहां मेरी बात समझो, पॉइंट क्या है। अगर एक सब्स्टिट्यूट चीज का प्राइस बढ़ता है, अगर एक्स कमोडिटी के सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ता है, तो जो गिवन गुड है एक्स है, उसकी डिमांड बढ़ जाती है। सोचो, प्रैक्टिकल सी बात है बेटा। मान लो कोका कोला और पेप्सी दोनों 10-10 रुपए की आती हैं। अचानक कोक हो जाए 15 रुपए की, पर पेप्सी आज भी कितने की है, 10 की। पेप्सी हमारी एक्स कॉमोडिटी है जिसकी डिमांड को हम स्टडी कर रहे हैं, कोक हमारी रिलेटेड गुड है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। ठीक है, रिलेटेड गुड है। अब कोक महंगी हो गई है, तो व्हाट विल हैपन, कोक यूजर विल शिफ्ट टुवर्ड द पेप्सी, कोक के यूजर्स पेप्सी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली पेप्सी का प्राइस तो सेम है, पर पेप्सी का प्राइस सेम होने से भी डिमांड बढ़ जाएगी भाई। किसकी, पेप्सी की। क्यों? क्योंकि लोग कोक से शिफ्ट हो जाएंगे टुवर्ड पेप्सी। आई होप बच्चों आपको मेरी बात समझ में आ गई है। पेप्सी की डिमांड इस बात की वजह से नहीं बढ़ी है कि पेप्सी सस्ती हो गई है। पेप्सी पहले भी 10 की आती थी, पेप्सी अभी भी 10 की आती है। पेप्सी के सस्ता होने से पेप्सी की डिमांड नहीं बढ़ी, कोक के महंगे होने से पेप्सी की डिमांड बढ़ी है। आगे बच्चों बात समझ में? यहां पर कोका कोला कौन है, रिलेटेड गुड है। रिलेटेड में कौन सी रिलेटेड, सब्स्टिट्यूट।
सब्स्टिट्यूट। तो हम ये बात समझ सकते हैं कि एक सब्स्टिट्यूट गुड और दूसरी, यानी दो सब्स्टिट्यूट गुड में एक सब्स्टिट्यूट के गुड के प्राइस और दूसरे सब्स्टिट्यूट गुड के डिमांड में आपस में कैसा रिलेशनशिप है? पॉजिटिव। ऐसा हम समझ सकते हैं। यस, ऐसा हम समझ सकते हैं। डायरेक्टली रिलेटेड, पॉजिटिव। ये देखो यहां एग्जांपल समझो। एक्स हमारी गिवन गुड है बेटा, यहाँ पे एक्स हमारी गिवन गुड है इस एग्जांपल के अंदर। मान लो ये गिवन गुड है मेरी इस एग्जांपल के अंदर पेप्सी। ये लो, मैं उसी एग्जांपल के साथ इसको कनेक्ट कर रहा हूं बच्चों। ये गिवन गुड है मेरी पेप्सी, ठीक है। ये पेप्सी का रेट है पीएक्स 10 रुपए। 10 रुपए के रेट पर पेप्सी बाजार में 5 यूनिट्स की बिकती थी। तब कोका कोला भी 10 ही रुपए की आती थी। वाई कॉमोडिटी मतलब कोक, दोनों 10-10 की आती थी। तब पेप्सी 5 बिकती थी, 5 यूनिट की पेप्सी बिकती थी। आज भी पेप्सी 10 ही रुपए की आती है, उसका अपना रेट चेंज नहीं हो रहा। लेकिन कोका कोला 10 से 15 रुपए की होगी भाई, कोका कोला महंगी हो गई। अब कोक के यूजर्स कहां जुड़ेंगे? पेप्सी में। तो पेप्सी की डिमांड 5 से बढ़कर के कितनी हो गई? 10 हो गई। इस वजह से नहीं कि पेप्सी सस्ती हो गई है, पेप्सी तो 10 की 10 ही है, लेकिन कोक 10 से 15 हो गई है। समझ में आ गई मेरी बात बच्चों? आप लोगों को इस पर्टिकुलर सिचुएशन को बोलते हैं कि यहां ये पॉजिटिव रिलेशनशिप आ रहा है। यहां पर किस किस में पॉजिटिव, किस किस में पॉजिटिव बेटा? प्राइस ऑफ ए कॉमोडिटी, ये इधर लिख लो, ये यहां नहीं लिखो, यहां लिखो, ये यहां पॉजिटिव लिखो। पॉजिटिव रिलेशन किस किस के बीच में पॉजिटिव? ये देखो, ये प्राइस से, ये इधर प्राइस 10 से 15 हुआ कोक का, और डिमांड 5 से 10 हुई पेप्सी की। ये पॉजिटिव रिलेशनशिप आपको देखने को मिल रहा है। अब अगर मैं इसके ग्राफ को दिखाऊं ना बच्चों, आओ ग्राफ बनाए इसका। ओ एक्स वाई, आपको सर चीजें तो यहाँ 3 है, डायग्राम पे एक्सिस तो 2 है। बेटा ये पूरा डायग्राम जो अभी आपके सामने बनेगा, ये डायग्राम बनेगा सिर्फ और सिर्फ पेप्सी का। यहाँ पर कोक का जो रेट दिखाया हुआ टेबल के अंदर वो अदर फैक्टर है, उसको डायग्राम पे कहीं नहीं दिखाना। डायग्राम पूरा पेप्सी का बनने वाला है, यानी प्राइस भी एक्स का और क्वांटिटी डिमांडेड भी यहाँ पर एक्स की। ध्यान रखें आप इस बात को, ठीक। और ये देखो आप 5, हालांकि मैं डायग्राम पे इतना फोकस क्यों करे जा रहा हूं जब बनाना ही नहीं पेपर के अंदर डायग्राम। बच्चों ऐसा है, पेपर में डायग्राम नहीं बनाना, पर डायग्राम की डायरेक्शन पे आपसे क्वेश्चन तो पूछा जा सकता है। तो अभी शुरू में हम सारे डायग्राम बनाएंगे, फिर धीरे धीरे मैं आपको ये फ्री हैंड कर बनाने शुरू कर दूंगा, सिर्फ लाइन लगा के दिखाना शुरू कर दूंगा जब आपको पूरा इस चैप्टर में कमांड हो जाएगा। तो समझ रहे मेरी बात को? ओके, 5, 10, 15 ये है प्राइस। क्वांटिटी 5, 10, 15, 5, 10, 15, डन। जब किसी चीज का प्राइस, किसी चीज का क्या, पेप्सी का प्राइस, जब पेप्सी का प्राइस 10 था उस समय हम पेप्सी की 5 यूनिट्स खरीद रहे। देखो ये देखो बेटा, ग्रीन स्केच पे ध्यान देना मेरा। जब पेप्सी का प्राइस 10 था उस समय हम पेप्सी की 5 यूनिट्स खरीद रहे हैं। दिख रहा है आपको? ये देखो, पेप्सी का प्राइस 10 था उस समय हम पेप्सी की 5 यूनिट्स खरीद रहे हैं। वी आर एट पॉइंट 8। दिख रहा है आपको? अभी पेप्सी का प्राइस अभी भी 10 ही है, ओके, लेकिन अभी हम उसकी 10 यूनिट, 5 यूनिट थोड़ी खरीद रहे हैं। अभी हम उसकी कितनी यूनिट्स खरीद रहे हैं सर? अभी तो सर हम उसकी 10 यूनिट्स खरीद रहे हैं। जो फर्स्ट ए पॉइंट है वो हमारे इस डिमांड कर्व पे है, और जो सेकंड बी पॉइंट है बच्चों वो इस डिमांड कर्व पे है। पहले वाला डी पे था, दूसरे वाला D1 पे था। तो डिमांड कर्व ही शिफ्ट हो गया बच्चों। आप समझो बात को, डिमांड कर्व पूरा का पूरा शिफ्ट ही हो गया, ठीक है। जब, अब क्या समझे क्या इसका मतलब? सर जब अदर फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं तो डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है, और इस पर्टिकुलर सिचुएशन को, जो डायग्राम को मैंने बनाया है, इसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड।
क्या बोलते हैं बेटा? इंक्रीज इन डिमांड व्हेन द डिमांड कर्व शिफ्ट्स फॉरवर्ड और rightward, or you may say upward. है ना? ये दो एरोज लगाकर मैंने आपको दिखाया, फॉरवर्ड आगे, राइटवर्ड आपके सीधे हाथ की तरफ, अपवर्ड। अपवर्ड तो ज्यादा नहीं कह सकते वैसे, ये दो शब्द ज्यादा अच्छे से आप कह सकते हैं, फॉरवर्ड एंड राइटवर्ड। ओके, अब ये तो इंक्रीज इन डिमांड है। अब डिक्रीज भी हो सकता था, क्या हो सकता था ना, कोका कोला 5 रुपए की रह जाती, ये लो कोका कोला बच्चों 5 रुपए की रह जाती, तो क्या होता आप मुझे बताओ? पेप्सी के सारे यूजर्स कोक में शिफ्ट हो जाते, तो पेप्सी जो 5 बिक रही थी वो तो 3 बिकने लग जाती भाई। हाँ भाई, ऐसा भी हो सकता था। तो ये सिचुएशन अगर इस डायग्राम पे दिखानी पड़े तो 10 रुपए के रेट पर मैं कितनी क्वांटिटी दिखाऊंगा? सिर्फ और सिर्फ 3। ये 5 यूनिट है, 3, और आपका डिमांड कर्व उस केस में शिफ्ट हो जाएगा ऐसे। इसको क्या बोलेंगे बेटा? किस किस तरह की शिफ्टिंग है? ये शिफ्टिंग है बेटा, यहां पे ये वाली शिफ्टिंग है बैकवर्ड, और यू कैन से लेफ्टवर्ड, or you may say downward. All right, and this particular situation is known to be as what? Decrease in demand. इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम क्या कह सकते हैं बेटा? डिक्रीज इन डिमांड। समझ रहे हो? तो देखो मेरी बात समझो, सब्स्टिट्यूट गुड के साथ मेरी बात समझो बच्चों। सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ने से, यानी वाई का प्राइस बढ़ने से एक्स की डिमांड बढ़ती है, और सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस घटने से, यानी वाई का प्राइस घटने से हमारी एक्स कमोडिटी की डिमांड घटती है। इसका मतलब दोनों के अंदर, इसका मतलब बिल्कुल सही कैसा रिलेशनशिप है बच्चों? डायरेक्टली रिलेटेड, और यू कैन से पॉजिटिव रिलेशन, पॉजिटिवली रिलेटेड टू ईच अदर। बच्चों मेरी बात समझ में आ गई आपको? ये सारी बात जो मैंने अभी आपको समझाई है, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ कौन सी कॉमोडिटी बताई है? सब्स्टिट्यूट। सिर्फ और सिर्फ कौन सी कॉमोडिटी बताई बेटा? सब्स्टिट्यूट कॉमोडिटी के साथ मैंने ये सारा रिलेशनशिप आपको बताया है। ठीक है, हालांकि एक कॉमोडिटी और होती है आपकी कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो यहां तक बच्चों सबको बात समझ में आ गई होगी कि सब्स्टिट्यूट गुड के साथ क्या रिलेशनशिप होता है।